आज दो तीन ऐसी खबरों से आगाज करेंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी और आपके पैरों तलों से जमीन निकल जाएगी। आज से 2-3 साल पहले इमानुएल मैक्रोन, ये सदर हैं फ्रांस के, अभी भी सदर हैं, आप जानते हैं, इन्होंने पेंशन में तब्दीलियां की, पेंशन के कवानीन में। तो पूरा पेरिस वो रोड्स पे आ गया और उन्होंने पेरिस की ईंट से ईंट बुझा दी। आप पेंशन्स प्रॉब्लम्स लिखें यूट्यूब पे और फिर लोगों का रद्द-ए-अमल देखें कि लोगों ने क्या किया उस दिन। ये तकरीबन हफ्ता मामला चलता रहा, कई गाड़ियां नजर आतिश हो गई और बहुत कुछ हुआ। बहरहाल फिर मामला सेटल डाउन हो गए। अब मैंने आपको ये मिसाल क्यों दी? 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी फुटेजेस जारी की जाती हैं जानबूझकर। इमरान खान के कॉलर पे हाथ डाला जाता है और हाथ डालने वाले कोई और नहीं बल्कि रेंजर्स होते हैं। पहली बात ये कि कॉलर इमरान खान का था और दूसरी बात ये कि रेंजर से ये कौम और इमरान खान के सपोर्टर्स वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो एक साबिक वजीर आजम को इस तरह गिरफ्तार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप समझ गए होंगे, मैंने आगाज ही 9 मई से किया। आज 9 मई 2026 की तारीख है और दिन जो है वो हफ्ते का है। तीसरी बरसी मनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में, या तीसरा उर्स मनाया जा रहा है 9 मई का। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि 9 मई वाले दिन क्या हुआ, इसकी तफसीलात आपको बताता हूं। आप हमें दो तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। एक, आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें चैनल को चलाने के लिए, और दूसरा, आप हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते तो वो वीडियो को पूरा देखकर, अगर वो मसरूफ भी हों तो वो वीडियो को पूरा वॉच करें। इस तरह हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक दफा क्लिक कर लेना, फिर वीडियो को बंद न करें। अगर वीडियो पसंद नहीं तो फिर चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर दें और फिर कभी न देखें, मेरी शक्ल कभी न देखें। या मैं बकवास करता है। और जो बैरून मुल्क बहन भाई हैं, बाबे हैं, माए हैं, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें चैनल को, ताकि ये चैनल जो है वो चलता रहे। मैंने अपने मसाइल आपको बता दिए थे। यूट्यूब से अभी ये चैनल नहीं चल पा रहा। बात हम कर रहे थे 9 मई की। 5500 साल सजा हो चुकी है, मानेंगे? पीटीआई के लोगों को 5500 साल सजा हो चुकी है। ये चले जाएं आदम से लेकर और आज तक कोई वाकया, कोई बादशाह, कोई शहनशाह, कोई आमिर, कोई एडोल्फ हिटलर नहीं मिलेगा आपको। 5500 साल। 40,000 बंदों पे मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुए। 5 लाख बंदों का नाम मुकदमों में डाला गया, यानी महमूद नियादी और 250 नामालूम। महमूद नियादी और 600 नामालूम, इनकी तादाद है 5 लाख। मानेंगे? ये मलिक परवेज इकबाल हैं वकील, ये 9 मई के असीरों के वकील हैं। इन्होंने रात को बताया और रात ही को इनके घर छापा पड़ गया। इनके घर का दरवाजा तोड़ा गया, इनके बच्चों को हरासा किया गया, घर वालों को हरासा किया गया, क्योंकि उन्होंने ये डेटा बताया कि 5500 साल सजा हो चुकी है। 5 लाख बंदे नामजद हैं और वो नामजद का बड़ा मजा है, यानी मैं जा रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लें। इन्होंने इस तरह किया कि जो तगड़ी सामी देखी ना, तगड़ी सामी, तो उससे कहा कि इतने पैसे दो वरना जो है वो 9 मई दिए लोगों ने पैसे। यानी लोगों के घरों से उठाने वाले जो मोबाइलों की तादाद है वो 1 लाख से ज्यादा है, जो पुलिस ने मोबाइल उठाए। मानेंगे? 1 लाख मोबाइल लोगों के घरों से उठा लिए पुलिस ने।
अब मोबाइल कितना सेंसिटिव होता है, उसमें क्या क्या होता है, जिनके पास एंड्रॉयड है उसमें कौन कौन सी तस्वीरें होती हैं घर की, फैमिली की। 1 लाख से ज्यादा मोबाइल इन्होंने चोरी कर लिए, 5,500 साल सजाएं और 5 लाख बंदा नामजद। कभी हिस्ट्री में सुना है? मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, गुआंतानामो, अबू गुरेब, यानी ये सारे मैंने तकरीबन जो है ना जेल पड़े हैं, कैदें भी देखी हैं। हमारे ही अब्दुस्तार खान न्यारी को सजाए मौत हुई थी, मियां वाली के। इमरान खान से पहले वो एमएनए बनते थे, मिनिस्टर भी बने थे। कोई बेनजीर, कोई पीपल्स पार्टी, कोई जुल्फकार अली भुट्टो। ये हुआ 9 मई को, ये परवेज इकबाल साहब ने बताया है। आज उसका 3रा उर्स है और ये मुकम्मल प्लान था, यानी 24 घंटों में, यानी वो सारा कुछ ट्रिगर पे हाथ था कि ये करना है, इसका रद्द-ए-अमल ये आएगा और फिर उसके बाद शुरू हो जाना है। शुरू हो गए, प्री प्लान था, हर चीज प्री प्लान थी लंदन के मुताबिक कि पीटीआई को खत्म करना है, क्रश करना है। अकल मानती है, अकल मानती है, क्योंकि पहले मार्क हो चुके थे टारगेट, फलां 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 फलां। जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जाएगा वो दूध का धुला, और जो जो पीटीआई नहीं छोड़ेगा वो जो है ना मुकदमे। बहरहाल ये 2 खबरें आपको देनी थी। 5,500 साल कैद, 5 लाख लोग नामजद, 1 लाख से ज्यादा मोबाइल गायब हो गया। बाकी जो इन्होंने एलईडियां तोड़ी, वॉशरूम तोड़े, बेड तोड़े, चीजें तोड़ी, वो तो एक अलग दास्तान है। मैंने सुबह भी आपको कहा था कि अगर इन 4 सालों की कहानी किसी ने, और लिखेंगे, जाहिर है हमूद रहमान कमिश्नर रिपोर्ट नहीं लिखी कि याया जो है नूर जहान के जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे शहद डाल के चाटता था, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मूतर उसका पैंट में निकला था आर्मी चीफ का, लिखा हुआ है। शराब ज्यादा पीने की वजह से इनकी औलादें मुंह नहीं दिखाएंगी, न दिखा पाएंगी। याया की औलाद नहीं है, मुशर्रफ की नहीं है, नदीम अंजुम की नहीं है, कादी फायसा की नहीं है, तारुफ नहीं कराएंगे। कर ले जो करना कर ले। फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, बख्त नसर ने किया। इनकी औलादें या तो यहां रहेंगी या मुंह नहीं दिखाएंगे, तारुफ नहीं कराएंगे कि मेरा फलां बाप था, मेरा फलां दादा था। जो इन्होंने आम पब्लिक के साथ किया, आम पब्लिक के साथ। इमरान के साथ ये हो रहा है तो आम पब्लिक किस चक्कर में आती है, आम पब्लिक किस गिनती में आती है? इमरान के साथ ये हो रहा है। यानी आलिया हमजा और सनम जावेद को जहां रखा गया है, एक तो वहां पे नशई औरतें हैं और दूसरा वो रात को हम जिन्स परस्ती करती हैं, पता है आपको, लेस्बियन है। रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, गिशकोरी साहब ने रिपोर्ट दे दी है कि वो हम जिन्स परस्ती करती हैं। और वहां पे पंजाब की पीटीआई पंजाब की सदर को रखा गया है, आलिया हमजा को। मानता है आपका दिल, रखा गया है। ये तारुफ नहीं करा पाएंगे, कर जो मर्जी है कर ले। ये आपको 9 मई के हवाले से 2-3 खबरें देनी थी। ओन अब्बास पब्बी कहते हैं, ये भी बड़ी बातें करते हैं कि सुहेल आफरीदी का हनीमून चल रहा है, अभी उसे वक्त दें। बड़ा लंबा हनीमून है यार, हनीमून तो आपको पता है 7-8 महीने हो गए हैं। मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, मारे जाओ ना, क्यों नहीं मारे जाते? किसको जरूरत है आपकी? मारे जाओ। मैं आपको अक्सर मुहावरा सुनाता हूं कि हम रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। हमारा ये हाल है कि पानी पीना है तो कुआं खोदो, पानी निकालो और पियो। और बास उनको बचा रहे हैं कि
कारकुन हौसला रखें, महमूद खान चकजई कोई स्कीम चला रहे हैं, जिस तरह वो रिश्ते करवाने वाली माइयां होती हैं उस तरह इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और सुहेल आफरीदी का हनीमून पीरियड है, थोड़ा सब्र करें। मेरा ख्याल है हनीमून पीरियड ज्यादा हो गया, लत लग जाती है, लत लग जाती है कुर्सी की, बड़ी भैड़िश है। क्योंकि मौला अली ने फरमाया कि जब बंदे को मर्तबा मिलता है, ओहदा मिलता है, तो वो बदलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, असलियत पे आ जाता है। कल भी मैंने 3 आफरीदियों का जिक्र किया था, याया आफरीदी, शाहिद आफरीदी और सुहेल खान आफरीदी, बल्कि इसमें चौथा शाहरियार आफरीदी भी शामिल कर लें, जिसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और मत्थे इमरान के लग गया। चैलेंज है कि कोई दिखा दे, कभी कहा गया है इमरान ने कहा हो कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, चैलेंज है कोई दिखा दे। इमरान खान ने अपने बारे में कहा था कि जो वजीर आजम होता है वो कौम के बाप की तरह होता है, बाप नहीं होता, की तरह होता है। बहरहाल हमें तो ऑनलाइन आफरीदी मिले हैं, ये पबी साहब हैं, जनूबी पंजाब से हैं, बड़े धड़ल्ले वाले बंदे हैं। ये कह रहे हैं कि हनीमून पीरियड चल रहा है सुहेल आफरीदी का, चलता रहे जी, हम खुश हैं। नया सही वाल है, तहसील है ये सरगोदा की, वहां पे बहुत बड़ा फ्लैक्स लगाया गया, मकामी रहनुमा थे नून लीग के। आजकल हर तरफ फ्लैक्सेस ही फ्लैक्सेस हैं, जिधर जाएं मुख्यमंत्री, तो वहां पे मुख्यमंत्री का मुंह काला शाह किया गया है, काला शाह काला मेरा काला है दिलदार। नीचे किसी दिल जले ने टीएलपी भी लिख दिया है। जाहिर है टीएलपी के साथ जो हुआ, टीएलपी के लीडरों के साथ जो हुआ, आसमान खा गया या जमीन निगल गई, किसी को कोई नहीं पता। पार्टी सारी पीछे से, खैर बहुत बातें करते थे पीटीआई पे, कभी कहते नचन वालियों के जो है ना वो बेटे, कभी क्या कहते, कभी क्या कहते। तो फिर जो बड़े बोल हैं यानी धुएं की तरह उड़ गए, सरपंच से जुदा और पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो अगलों ने गायब कर दिया, कोई पता नहीं है उनका आज तक, न पार्टी ने पता किया। और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी थी, यानी पीटीआई, नून लीग, और उसके बाद ये वोट लेते थे, यानी ये वोट लेते थे। कितनी पुरानी पुरानी पार्टियां पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पे ये आते थे और गए सारे। इसी तरह होता है, तालीमात जो है वो ये देते हैं। तालीमात से याद आया, बहरहाल वहां पे फ्लैक्स पे जी उसका मुंह काला कर दिया गया मुख्यमंत्री का, और नीचे किसी ने टीएलपी भी लिख दिया। मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो वायरल है, बहुत महंगी गाड़ी से वो निकलते हैं, बहुत महंगी गाड़ी होती है, बंदूकों वाले साथ, पीछे लाइटों वाली गाड़ी, और उस गाड़ी से वो निकलते हैं। तो महक मलिक को सीने से लगाकर मिलने वाले तारिक जमील साहब, एक बड़ा प्यारा बच्चा खड़ा है मदरसे का छोटा सा, तो वो हाथ आगे करता है मिलाने के लिए, और तारिक जमील साहब जिस तरह उसको झटकते हैं, तारिक जमील साहब जिस तरह ऐसे ऐसे करते हैं, बड़ा अजीब लगा, बड़ा अजीब लगा। एक यहूदी लड़का था छोटा सा, वो रोजाना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता, और चुप करके आके ना कभी पैर दबाना शुरू कर देता, कभी टांगे दबाना शुरू कर देता। उसका बाप बड़ा मुखालिफ था इस्लाम के, लेकिन आप जानते हैं फिर अब्दुल मुतलिब का पोता जीशान अब्दुल्ला का बेटा जी वकार अबू तालिब का भतीजा, आप जानते हैं वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। एक दिन गुजर गया बच्चा नहीं आया, 2 दिन गुजर गए बच्चा नहीं आया, तीसरे दिन पूछा कि यार वो बच्चा नहीं आता, बड़ा प्यारा बच्चा है, आके खिदमत शिदमत करता है। तो बताया गया बीमार है, तबीयत खराब है उसकी। क्या रिस्पॉन्स था कि चलें इयादत करते हैं यारा। कौन इयादत करने जा रहा है?
रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ कौन है? खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथ कौन है? खलीफा राशिद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथ कौन है? खलीफा राशिद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथ कौन है? मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये साथ हैं, और भी साहब हैं। ये जुलूस जा रहा है उस बच्चे की इयादत करने के लिए कि वो बीमार है, बेटा यहूदी का है। जिस गाड़ी से तारिक जमील साहब उतरे और हाथ झटके, फिर उन्होंने आखिरत पे दर्स दिया होगा, सादगी पे दर्स दिया होगा। मेहरान गाड़ी भी वही काम करती है, और जिस गाड़ी से तारिक जमील साहब उतरते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कोरोला की, लेकिन वो जबरदस्त और बड़ी गाड़ी है, व्हाइट कलर की। मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है, लेकिन देखने वाली है। तो वो तो हम जैसे दुनियादार, गुनाहगार, गलीज, जहन्नमी, यानी हमसे तो पूछा ही नहीं जाएगा ना। हमसे मुराद है महमूद न्यारी। महमूद न्यारी से तो पूछा ही नहीं जाएगा। महमूद न्यारी जब जाएगा तो वो कहेंगे कि जी फरिश्ते कि जी इससे पूछ के टाइम जाया करना है। सट्टो जहन्नुम में सट्टो इसने क्या कीता है? तारिक जमील साहब ने तो पता नहीं कितने लोग मुसलमान किए। सट्टो जहन्नुम में तो चुप करके आग सुन, ठीक है जी ले जाओ, ठीक है ले जाओ। कहीं से शायद नजर पड़ जाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहीं से मौला अली दर्ज से देख लें कि यारो चलो मारो सही, लेकिन थोड़ा मारो, थोड़ा मारो। हमारा नाम एहतराम से लेता था, मारो ठीक है मारो, लेकिन थोड़ा मारो, आहिस्ता मारो शायद। लेकिन तारिक जमील साहब तो आपको पता है हिसाब किताब भी नहीं होगा इनका, और ये जो है ना टिकट इनके पास है। मौलाना फजलुर रहमान जनती है, मुफ्ती मुनीब, इसके अलावा जो है ना तारिक जमील साहब, तारिक मसूद साहब, ये जितने भी हैं इनकी जेब में टिकट। तहरीक लब्बैक वाले इनकी जेब में है, जमात इस्लामी वाले हमारे दोस्त, ये इनका तो हिसाब किताब भी नहीं होगा। ये तो बहरहाल यानी हमारे जैसे दोस्त ही जो है ना वो मुंह काला करेंगे वहां पे, जिस तरह मरियम नवाज का हुआ है। उसके बाद एक खबर आपके मेन मुद्दे पे आने से पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है कि निकाला जा रहा है जो है ना वो यूएई से जो पाकिस्तानी मजदूर हैं उनको यूएई से जो है वो निकाला जा रहा है। बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को ऐसी सिफारतकारी करनी चाहिए कि नौकरियां बचें लोगों की। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। उसके बाद एक वीडियो वायरल है, एक बहुत बड़ा घड़ा पड़ा है मिट्टी का, मटका, मटका समझते होंगे, बड़ा सा, बड़ा ठंडा पानी होता है। तो वो एक वीरान जगह पे पड़ा है, उसके ऊपर गिलास पड़ा है और मटके के ऊपर लिखा हुआ है पानी पीने वाला इमरान खान की रिहाई की दुआ करे। बड़ी पसंद आई, क्या खलूस है, क्या प्यार है मटका रखने वाले का। ये खान के हिस्से में आया, ये खान के हिस्से में आया, किसी के हिस्से में नहीं आया। ये इमरान खान के हिस्से में आया। बड़े बड़े तुरम खान, बड़े बड़े कोई सोशलिस्ट, कोई कम्युनिस्ट, और जनतियों का भी आपको बताया जो जाएंगे बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, हमें अलहदा करते जाएंगे। जिस तरह ग्रीन पासपोर्ट दे के हमें एयरपोर्टों पे अलहदा करते हैं कि अलहदा जो तुम्हारी सुथर लावनी है, इसी तरह वहां भी हिसाब तो मारी पोसी सीधी गल है, सादा कहें वारस बनना है। तो ये जड़ा ने जी, और ये उधर हमारी सिफारिशें करेंगे कि होर मारो, बड़ा बोलना आई, होर मारो। तो वो सवाक वाले शायरान के दौर में अगर आपकी दीवार पे चेयरमैन मऊ की तस्वीर लगी हुई होती थी तो फिर आप पक्के गायब हो जाते थे, या डॉक्टर अली शरीयती की किताब आपके घर से निकल आती तो आप पक्के कैद में चले जाते थे। तो ये लोग जनती हैं, हम तो इनको नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें बहुत तकवा है, यानी इनमें इतना तकवा है कि समझ नहीं आनी। हम तो जाहिर है बहरहाल जी उस मटके पे बड़ा प्यार आया, रखने वाले पे बड़ा प्यार आया।
ہمارا جو مین مدعا ہے نا کہ ہمارے جو جرنیل ہیں یا اشرافیہ ہے وہ کس مغالطے کا شکار ہیں؟ کیا وہ انوینسبل ہیں؟ کیا وہ ان ایوارڈیبل ہیں؟ کیا وہ جو ہے نا ناقابل تسخیر ہیں؟ یا کیا وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں؟ یہ جو ہے نا ہمارا مین مدعا ہے. جس نے صبح والا ویلاگ نہیں سنا تو وہ صبح والا ویلاگ لازمی سنے. اس کا یہ تسلسل ہے، یہ نہیں کہ قسط ہے لیکن اس کا تسلسل ہے. ڈاکٹر البشیر عراق کے مشہور فزیشین اور سرجن تھے. وہ بغداد یونیورسٹی کے پلاسٹک سرجری اور ریکنسٹرکٹیو سرجری کے شعبے کے سربراہ بھی رہے تھے. سرجری پلاسٹک سرجری مکھیہ منتری علی. انہوں نے 20 برس تک صدام حسین اور ان کے خاندان کے ذاتی معالج کی حیثیت سے کام کیا. 20 سال وہ فیملی ڈاکٹر تھے. ان 20 برسوں میں انہیں صدام فیملی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. سقوط بغداد کے بعد جب بغداد فتح ہوا انہوں نے صدام کے بارے میں ایک چشم کشا کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے صدام حسین کی ذاتی زندگی کے بعض ایسے گوشوں پر روشنی ڈالی جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے. ڈاکٹر البشیر نے انکشاف کیا. غور پلیز توجہ. صدام حسین اپنی مونچھوں کے بارے میں بہت حساس تھے. میں بھی ہوں ویسے. ان کا خصوصی یعنی وہ جو ہے نا وہ ان کا خصوصی خیال رکھتے تھے. وہ اپنی مونچھیں رنگتے تھے لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی تھی لوگ ان کی مونچھوں کے رنگ کو قدرتی رنگ سمجھیں. ڈاکٹر نے انکشاف کیا صدام حسین ایک بار اپنے بیٹے اودے حسین سے ناراض ہو گئے. انہوں نے اودے کی ساری کاریں جمع کرائیں، خود کرسی پر بیٹھے اور ان کاروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا. جی کاروں کو آگ لگا دی گئی، یعنی کاروں کو ساریوں کو، اور یوں کروڑوں ڈالر کی کاریں جل کر راکھ ہو گئی. جتنی دیر کاریں جلتی رہی صدام حسین اطمینان سے سگار پیتے رہے. صدر صدام سگار پیتے تھے ہوانا کے، کیوبا کے. ڈاکٹر نے انکشاف کیا صدام حسین کا بیٹا اودے نفسیاتی مریض تھا. وہ خواتین کو سگریٹ سے داغتا تھا. سگریٹ سے جی ان کے جسم کو چاقو سے کھرچتا تھا، چاقو سے. اور اس کے بعد ان خواتین کا علاج ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ علاج کریں، پہلے داغنا، کھرچنا، پھر علاج کریں. صدام حسین وہمی اور ضعیف الاعتقاد بھی تھے. اگر انہیں راستے میں کالی بلی نظر آ جاتی تھی تو وہ اپنے کانوائے کا راستہ بدل لیتے تھے. کالی بلی. وہ پلاسٹک کے سیاہ شاپنگ بیگوں سے بھی خائف تھے. اگر انہیں راستے میں سیاہ بیگ نظر آ جاتے تھے تو وہ راستہ بدل لیتے تھے. ڈاکٹر نے انکشاف کیا صدام حسین اور ان کا خاندان خوبصورت نظر آنے کے خبط میں مبتلا تھا. پنجاب کی وزیر اعلیٰ خوبصورت نظر آنا، نانیوں کے، دادیوں کے. ڈاکٹر کو ایک بار صدام حسین کی دوسری بیگم سمیرہ کی فیس لفٹنگ کا حکم ملا. پتہ نہیں یہ فیس لفٹنگ کیا ہوتا ہے. یہ ایک خفیہ آپریشن تھا. صدام حسین اور ان کی بیگم اس آپریشن کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، لہذا جتنے دن یہ کام ہوتا رہا ڈاکٹر اتنے دن منظر سے غائب رہے. صدام حسین کی ایک نواسی اپنی ناک کو 7واں بنانے کے شوق میں مبتلا تھی. اب یہ 7واں ناک کون سا ہوتا ہے یہ بھی میرے کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا. 7واں بنانے کے شوق میں مبتلا تھی. وہ روز 20-25 لڑکیوں کے ساتھ کلینک آ جاتی اور ڈاکٹر سے پوچھتی ان میں سے کس کی ناک اچھی ہے. ڈاکٹر جس کی طرف اشارہ کر دیتا وہ کہتی میری ناک ایسی بنا دیں. ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ لڑکیوں کی قطار میں ایسے بیٹھتی تھی جیسے وہ مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے آئی ہو.
सद्दाम हुसैन अवाम में अपने इमेज के बारे में भी बहुत हसास वाक़े हुए थे। 1991 में वो हादसे का शिकार हो गए। उनके चेहरे पर चोटें आईं, जिसके बाद डॉक्टर उनके चेहरे पर पट्टियां लगाने लगा तो सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया। उनका ख्याल था वो इस हालत में कमजोर और लागिर नजर आएंगे अगर पट्टी लगी हुई तो, और वो इतने दिन टेलीविजन पर भी नहीं आ सकेंगे। इस हादसे में उनकी छोटी उंगली पर चोट लग गई। वो कई दिनों तक इस चोट के बारे में मुतफक्किर और परेशान रहे, और डॉक्टर ने इंकशाफ किया सद्दाम हुसैन ने पूरे मुल्क में अपने पोस्टर, अपने पोर्ट्रेट, अपनी पेंटिंग्स और अपने मुजस्मे लगा रखे थे। जी, इराक की करेंसी तक पर सद्दाम हुसैन की तस्वीर थी। आप जिस सरकारी स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट जाते थे, जिस सड़क, जिस शॉपिंग सेंटर और जिस बाजार में आते थे, आपको हर तरफ सद्दाम हुसैन की तस्वीर, मुजस्मे और पोर्ट्रेट्स नजर आते थे, और यूं महसूस होता था इराक का कोई शहरी सद्दाम की नजरों से ओझल नहीं। मैंने जब सद्दाम हुसैन की नफसियाती और जज्बाती जिंदगी के बारे में ये सारी बातें पढ़ी तो मेरे ज़हन में सद्दाम हुसैन की एक ऐसी तस्वीर बनी जिसमें वो नाजुक मिजाज, सेल्फ सेंटर्ड और शाहाना आदात के मालिक एक आजाद मंश इंसान थे। जी, इसके बाद मैंने सद्दाम हुसैन की शख्सियत और हालात जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ किताबों का मुताला शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने कोहलन की तहरीरें पढ़ी। कोहलन सद्दाम हुसैन का सरकारी सवान निगार था, बायोग्राफी। वो बड़ा अरसा सद्दाम हुसैन के करीब रहा था। उस साल जून में लंदन के अखबार ने सद्दाम हुसैन की चंद बरहना तस्वीर शाये की थी। बरहना, ये तस्वीर सद्दाम हुसैन के सेल से खींची गई थी जहां वो कैद थे, जिस तरह इमरान खान कैद हैं। इन तस्वीर में वो अपना अंडरवेयर तलाश करते दिखाए गए थे। वो अपना अंडरवेयर ढूंढ रहे थे। कोहलन ने इस वाक़े से मुतासिर होकर बरतानिया के अखबार डेली मेल में बड़ा शानदार मजमून लिखा। इस मजमून में उसने लिखा, सद्दाम हुसैन एक ऐसा शख्स था जिसकी खुश लिबासी के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। वेरी स्मार्ट एंड वेरी हैंडसम। देखा आपने, उनके सूट लंदन के मशहूर और मारूफ टेलर सीते थे। लंदन के एक वक्त था जब दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती सूट सद्दाम हुसैन के पास थे। उनकी वार्डरोब में 300 कीमती सूट और 2-2,500 जूते होते थे। उनके 48 महल्लात थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थी। बाथरूम्स की टूटियों और दरवाजों के हैंडलों पर सोने का पानी चढ़ा था और महल्लात के अंदर आबशारें गिरती थी। उनकी सरकारी रहायश गांव की तादाद भी 70 से 80 थी, और वो भी इतनी ही शाहाना और अफसानवी थी। सद्दाम हुसैन की 3 बीवियां थीं, और वो और उनकी औलादें भी उसी शाहाना अंदाज से जिंदगी गुजारती थी। कोहलन की तहरीरों से सद्दाम हुसैन के बारे में मेरा तासुर मजीद गहरा हो गया। यह सद्दाम हुसैन की जिंदगी का एक फेज था, गुजर गया। इस फेज को गुजरे अब काफी बरस हो चुके थे। सद्दाम हुसैन पिछले 2 बरसों से अपने महल के लॉन में 15 फुट के सेल में बंद थे। वो इस सेल को खुद साफ करते थे, बाथरूम तक खुद धोते थे। उन्हें कपड़ों के 2 जोड़े, प्लास्टिक के स्लीपर और एक अरबी चोगा फराहम किया गया था, और कमरे के मरकजी दरवाजे के ताले का सुराख उनका बैरूनी दुनिया से वाहिद राब्ता था। ताले के सुराख से दुनिया देखते, कैद तन्हाई वाहिद राब्ता था। वो जब कमरे की जिंदगी से उकता जाते थे
تو وہ تالے کے سوراخ پر جھک کر باہر دیکھتے تھے، تالے کے سوراخ سے۔ یہ صدام حسین کی زندگی کا دوسرا فیز تھا جو انتہائی افسوسناک اور قابل رحم تھا۔ لیکن آپ افسوس کے اوپر ایک اور افسوس ملاحظہ کیجئے۔ میں نے 14 دسمبر 2005 کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھی۔ یہ خبر پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے جاری کی تھی۔ اس اخبار میں انکشاف ہوا صدام حسین کو 2 برسوں میں جوتوں کا صرف ایک جوڑا فراہم کیا گیا، 2 برسوں میں، اور صدام حسین نے پچھلی پیشی کے دوران عدالت سے مطالبہ کیا تھا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل کا موقف پوچھا۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو یقین دلایا صدام حسین کو چند دنوں میں جوتوں کا نیا جوڑا دے دیا جائے گا۔ جس طرح آج کل عمران خان کے وکیل عدالت کو یقین دہانیاں کراتے ہیں اور جج کراتے ہیں، صدام حسین نے عدالت کو بتایا انہیں کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی بھی اجازت نہیں۔ تاہم ان معاملات کے بارے میں عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کپڑے دھو سکتے ہیں یا سگریٹ پی سکتے ہیں۔ یہ ہوانہ کے سگار پیتے تھے، دنیا کے سب سے مہنگے اور اچھے سگار کیوبا کے ہیں، ہوانہ۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو مجھے یقین نہ آیا۔ جوتوں کے ایک جوڑے کا مطالبہ کرنے والا صدام حسین عراق کا وہی حکمران تھا جو 2 برس پہلے تک 48 محلات، 300 قیمتی سوٹوں، 2500 جوتوں، خوشبو کی 8-10 ہزار بوتلوں اور 1100 قیمتی کاروں کا مالک تھا، 1100، جس نے اپنی مونچھیں رنگنے کے لیے 12 ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، 12 ماہرین مونچھیں رنگنے کے لیے، جس کے سگار ہوانہ سے آتے تھے، جس کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں صرف صدام کے لیے، اور جس کے سوٹوں کے لیے فیکٹری میں خصوصی کپڑا بنتا تھا، خصوصی، جس کا ماپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے چارٹرڈ جہازوں میں آتے تھے، چارٹرڈ جہازوں میں، درزی، جس کے کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رائل شاپنگ سینٹر بنایا گیا تھا، رائل واشنگ سینٹر، پورا سینٹر جہاں پہ فیملی کے کپڑے دھلتے، جس کے ایک سوٹ کی باری 1 سال بعد آتی تھی، اور جس کے لباس، جوتوں اور خوشبوؤں کی حفاظت کے لیے ایک پورا سیکریٹریٹ تھا، جوتوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، خوشبوؤں کے لیے سیکریٹریٹ تھا، 1000 ملازمین تھے اس میں۔ مجھے یقین نہ آیا وہ صدام حسین جوتوں کے ایک جوڑے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو گیا۔ افسوس کیا بلندی تھی اور صد افسوس کیا پستی تھی۔ میں نے برسوں پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا، اقتدار ایک ایسا نشہ ہوتا ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور بہرا بھی۔ آج کل دیکھ لیں، جو انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم اس کائنات کے لیے ناگزیر ہو۔ پاکستانی جرنیل اور اشرافیہ یہی سمجھتی ہے، مشرف سمجھتا تھا، ضیاء سمجھتا تھا۔ عجیب بات ہے، دنیا کا ہر حکمران زندگی میں کبھی نہ کبھی اس مغالطے کا شکار ضرور ہوتا ہے، اس مغالطے کا۔ میرا جی چاہتا ہے میں صدام حسین کے سیل کی تصویر بناؤں اور یہ تصویر دنیا کے تمام حکمرانوں، خاص کر جنرل عاصم منیر کے بیڈ روم میں لگا دوں، اور اس کے بعد ان سے عرض کروں، حضور، انسان آخر انسان ہے، وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا، اور دنیا میں اللہ کے سوا ہر صاحب اقتدار کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ حضور، دنیا کا ہر حکمران ایک بار اپنی کرسی سے نیچے ضرور اترتا ہے اور وہ اپنے محل سے باہر ضرور آتا ہے، کبھی اپنے قدموں پر اور کبھی دوسروں کے کندھوں پر۔ وہ خوش قسمت ہیں جو اپنے پیروں پہ باہر آ جاتے ہیں، ورنہ دوسروں کے کندھوں پہ باہر آنا پڑتا ہے، ضیاء کی طرح۔
What next for General Asim Munir? What next for Mukhyamantri? What next for Zardari? What next for this system? اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.